बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 3 लेक्चर हो गए, 3% सिलेबस कवर हो गया, बाकी रह गया 97%। पता उसका भी नहीं चलना जैसे 3 का नहीं पता चला, इसलिए डेली का काम डेली करते रहें। कौन सा स्टैंडर्ड शुरू किया हुआ? कितने परसेंट है पेपर में एक्सपेक्टेड? 10%। 10 रखना है, 10%। क्या सिखा रहा हूँ आजकल? इंटेंजिबल एसेट की एक्विजिशन। इंटेंजिबल एसेट की एक्विजिशन। कितने सोर्सेज हैं? 5। पहला क्या था? कर लिया। दूसरा एक्सचेंज, वही है जो IAS 16 में है, ठीक है। लेकिन अभी जब एग्जाम्पल्स पास पेपर्स में आएंगे तो एक आधा क्वेश्चन छोटा सा कर लेंगे ताकि आपको ये ना हो कि हमने FR2 में उसको हाथ से परफॉर्म नहीं किया। तीसरा इंटरनली जनरेटेड, ये बात शुरू हुई थी। अच्छा जी, जी अबू बकर भाई, रिसर्च एक्सपेंस क्या होता है? रिसर्च एक्सपेंस सर इंटेंजिबल एसेट को उसको क्रिएट करने के लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। उसके अंदर जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं जनरली एक काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हम कुछ एक्सपेंस इंकर करते हैं, उसको रिसर्च एक्सपेंस कहते हैं। इसे एक्सपेंस क्यों कहते हैं? इसे एसेट कहते हैं क्योंकि ये तो एसेट बनाने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। एक मिनट सर, ये इनिशियली तौर पे जब हम शाबाश, शाबाश। इनिशियली स्टार्ट किया और अभी क्राइटेरिया मीट नहीं किया, हम कंफ्यूज हैं, अभी चीज़ें स्कैटर्ड पड़ी हुई हैं। अभी सारा मैं रीड करवाता हूँ। आइटम्स स्कैटर्ड हैं, इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड है, बल्कि समझें डेटे की शक्ल में है, अभी वो इंफॉर्मेशन बनी ही नहीं। हम डिफरेंट ऑप्शंस को एवेल्यूएट कर रहे हैं, इसलिए इसको रिसर्च कह रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट फेज क्या होता है आप बता दो बच्चों? डेवलपमेंट फेज, जी जी। डेवलपमेंट फेज इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। वेरी गुड। और इसमें हम यानी कि हम जो है वो गेन करते हैं न्यू प्रोडक्शन के प्रोसेसेस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्या वजह है कि कल सर कभी डेवलपमेंट को एक्सपेंस समझ रहे थे और कभी उसे एसेट समझ रहे थे? येलो शर्ट अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला नाम है ना? तलहा बता दें फिर। कभी डेवलपमेंट एक्सपेंस, कभी डेवलपमेंट एसेट। वो जो इंटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस था, एक ही चीज को दो स्टेटस दे रहा हूं। जब 6 कंडीशन मेट हो जाए तो फिर डेवलपमेंट एक्सपेंस को डेवलपमेंट एसेट कहना शुरू कर देते हैं, और उससे पहले एक्सपेंस होता है, ठीक है। वो 6 कंडीशंस अभी मैंने नहीं बताई। वो 6 कंडीशंस मेट हो गई, हमने डेवलपमेंट एक्सपेंस को इंटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस कहना शुरू कर दिया। अब उस पर मजीद खर्चे हुए जा रहे हैं, किसको डेबिट किए जा रहे हैं? इंटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस, और कैश को। और फिर एक वक्त आया कि वो वर्केबल लोकेशन और यानी कंप्लीट हो गया, रेडी टू यूज हो गया। अब हमने उसे क्या कह दिया कि ये इंटेंजिबल एसेट हो गया, और इससे आगे क्या चलेगी उसकी? अगर करनी हुई तो, अगर करनी हुई तो ये सारी स्टोरी अलग है। आज मैं आपको कल ही के लेक्चर की डिटेल बताने लगा हूं। कल के लेक्चर की क्या बताने लगा हूं? डिटेल। याद क्यों नहीं करना यार? पहली दफा सारी कह रहे हैं, ना इंट्रो में कहा, ना FR1 में कहा, ये FR2 में इन्हें क्या हो गया? कह रहे हैं याद ही नहीं करना। आपका काम नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑर्डर करना आपका काम है। कर दिए, आ गए। अब देखो भाई, मैं हूं जरा माड़ा सा आदमी, इसलिए इतनी कॉपीज रोज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 पेज हो तो मैं अपनी जेब से देता रहूं, ज्यादा पेज हुए तो तुम्हारी जेब। और मुझे पता है तुम अमीर बच्चे हो। और ना ना ना, सिर्फ बच्चा राइस में कहता है मैं माड़ा हूं, बाकी बाहर निकल के वो माड़ा नहीं है, वो माड़ा नहीं रहता ना बच्चा। तो फिर तुमने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ये कॉपीज के पैसे सर तक पहुंचाता रहे, ठीक है भाई? जी बेटा, जी जी, कोई मसला नहीं, बेचने। जी बच्चों, क्यों डेफिनेशंस याद करने के लिए नहीं कह रहा? इंशाल्लाह जब आप कितने का आया भाई? स्टैंडर्ड कितने के आए? 3150 जब आपके 3150 रुपए लग जाएंगे तो आप उस पे बैल बूटे नहीं बनाएंगे,
और उस पर कुछ लिखेंगे भी नहीं। अगर पेपर वाले दिन आपके स्टैंडर्ड्स पे कुछ लिखा हुआ तो वो आपको स्टैंडर्ड्स यूज करने से मना कर देंगे। ये ध्यान में रखना, शायद ही कोई आपको ये बात बताए। स्टैंडर्ड पर आपने हाईलाइट किया हुआ वो तो शायद अलाउ कर दे, मेरे ख्याल में तो आई क्या बाज़ दफ़ा वो भी नहीं करता। आपने माशाल्लाह छोटी छोटी माइक्रोसॉफ्ट कॉपीज बनाई हुई हैं, बूटियां बनाई हुई हैं जिसे कहते हैं, कभी जीन्स पे लिखते थे, कभी जीन्स फाड़ के टांग पे लिखते थे। तो ये काम नहीं करना, स्टैंडर्ड्स को बहुत नीट एंड क्लीन रखना है, क्योंकि पेपर ओपन बुक है, ओपन बुक में स्टैंडर्ड्स अलाउ है। ठीक है, आ जाए भाई। क्या कह रहा था भाई, कहाँ गई मेरा, लो भाई जान, एक पेज आपको दिया, पहुंच गए सबको? आ जाए बेटा। डेफिनेशन क्या है भाई, डेफिनेशन क्या है? रिसर्च की डेफिनेशन, रिसर्च इज, मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे, मैंने पेज इसलिए दिया, पेज इसलिए दिया मैंने आपको। रिसर्च इज ओरिजिनल एंड, अब ये नहीं है कि रोड पे जा रहे हैं, रोड पे जाते जाते आपका दिल में ख्याल आया यार देखो यार ये डॉक्टर हॉस्पिटल ने कितना बड़ा रिसर्च सेंटर खोला हुआ है, चलो अंसारी हम भी रिसर्च करते हैं। इसलिए क्या होगा, प्लान्ड होगी, प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा, और दिन रात वहां से इसी सोच पे काम हो रहा होगा, इसी सोच पे काम हो रहा होगा बेटा। इसलिए ओरिजिनल होगी और प्लान इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग। अब बता दो आप में से कौन कौन साइंसदान है, बता दो। डॉक्टर कदीर खान साहब के जानशीन, समर मुबारक साहब के जानशीन? नहीं। कोरोना की वैक्सीनेशन जिसने इजाद की कोई उसका भतीजा भांजा बैठा हुआ? नहीं। पैनाडोल का बी वर्जन आने वाला है उसके लिए कोई बैठा हुआ? नहीं। चलो, इसका मतलब तुम में से कोई भी इस लाइन का बंदा नहीं है। जाओ पूरे पाकिस्तान में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढ के लाओ जो कहे मैं साइंटिस्ट हूं, कहो वो तो पागल है। इसका मतलब ये हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है बेटा। अब आ जाए जरा डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। यहां से मिला और आप उसे क्या करने लगे हैं? डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ research finding or other knowledge to a plan or design for the production of new or substantially improved material, devices, products, processes, systems or before the start of commercial production। अच्छा ये बताओ कि जब आप पैनाडोल बी का फार्मूला ड्राइव कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा? सर मेडिसिन प्रोड्यूस होगी, और जब वो मेडिसिन प्रोड्यूस हो रही होगी तो वो दो एसिड्स को यूज करके प्रोड्यूस हो रही होगी। एक वहां टेंजिबल एसिड्स पड़े होंगे, प्लांट मशीन वगैरह, और दूसरे वहां इनटेंजिबल एसिड यूज हो रहे होंगे, फार्मूला यूज हो रहा होगा। और अगर जे डॉट का नया डिजाइन आ जाए तो डिजाइन यूज हो रहा होगा, कभी फार्मूला यूज होगा, कभी डिजाइन यूज होगा, कभी सॉफ्टवेयर यूज होगा। समझ रहे? अब सॉफ्टवेयर आईटी की लाइन में यूज हो रहे होंगे, डिजाइन मुख्तलिफ फैशंस की लाइन में यूज हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहे होंगे। अब आप देखें लेटेस्ट जो मार्केट आ रही है उसमें इस तरह के फंक्शंस हैं स्प्लिट यूनिट्स में कि वो आपके लिए एनर्जी सेव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब उसमें क्या लगे हुए हैं? सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं, आईटी यूज हो रही है। अब वैसे आईटी सिर्फ क्या यूज हो रही थी? रिमोट के जरिए, अब उसके अंदर बिल्ड इन फंक्शन है। और मेरे जैसा तो समटाइम लेटेस्ट एसी शायद ऑन भी ना कर सके, उसे पता ही ना चले यार इसको ऑन कैसे करना है और इसको ऑपरेट कैसे करना है। अब ये सारी कहानी कहां मिलेगी? डेवलपमेंट में। और उससे पीछे कहां मिलेगी? यहां आप सर्टन नहीं है, यहां किसी हद तक आप सर्टन होते हैं। और सर्टन भी कब होते हैं? जब 6 कंडीशंस, वो अभी मैं रीड करवाता हूं 6 कंडीशंस कौन सी हैं। जी मैं नहीं पीनी थी, पास कर दें जरा। अब मेरे दोस्तों तुम्हें तुम्हारी कसम है, खान साहब का आपको वो जो आपकी फिल्म है ना
उसमें जो दूसरा करेक्टर है ना, उसकी कसम है, आपने इसको याद नहीं करना। और भाई इसको याद नहीं करना, सिर्फ रीड करना है, इसको सिर्फ रीड करना है। और अभी मैं पैराग्राफ बता दूंगा, जब माशाल्लाह 3150 रुपए का थैला आ जाएगा तो उस थैले को संभाल के रखना है। और फिर जब कभी पास पेपर सॉल्व करने लगेंगे तो मैं पास पेपर की लाइन लिखूंगा, सामने नजर आएगी, आप अपना स्टैंडर्ड ओपन करेंगे तो हो सकता है ये लाइन लिखी हो, दिस दिस दिस। अब ये पास पेपर में लाइंस लिखी होंगी और आई क्या बलाओ कर रहा है कि भाई इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम क्या नहीं हो, तुम साइंटिस्ट नहीं हो, तुम जहाज हो। क्या हो? जहाज। चलो आओ पढ़ते हैं, एक दफा पढ़ लेते हैं, कभी ये कहेगा यार मुझे तुमने पढ़ा ही नहीं। एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग, ये पहली एग्जांपल। अब आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन और उसमें लिखा हो क्या, बिजनेस हैज परफॉर्म सम एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज। अब जब स्टैंडर्ड में ये लाइन पढ़ लेंगे तो हमें पता है कि एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, द सर्च फॉर एवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर नॉलेज। अब इसमें से जिनकी इंग्लिश हुई बहुत अच्छी, वो भी ये ना समझे कि हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि खेल यहां इंग्लिश का नहीं है, खेल यहां साइंस का है, खेल यहां साइंस का है, ठीक है। इसलिए टेक्निकल वर्ड्स नजर आएंगे जो रियल लाइफ में वो मीनिंग नहीं दे रहे होंगे। जैसे इसी स्टैंडर्ड में एक जगह इसने वर्ड लिखा हुआ रिबूटेबल प्रिजम्पशन। अब मैंने ये वर्ड कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा था, फिर मैंने जब डिक्शनरी खोली तो इसका लिंक बनता है कोर्ट की अजम्पशन से कि आने वाला मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। क्या है? मुल्जिम है, मुजरिम नहीं। अगर इसे मुजरिम साबित करना है तो तुम्हें क्या देने पड़ेंगे? एविडेंस देने पड़ेंगे, वरना सामने जो कोर्ट में खड़ा हुआ है हमारे लिए ये फ्री ऑफ चार्ज है, ये मुल्जिम है। इसलिए ऐसे वर्ड्स यहां नजर आएंगे, परेशान नहीं होना, इसलिए वो आपको स्टैंडर्ड अलाउ कर रहा है। और मैं आपको स्टैंडर्ड से वहां यूज करवाऊंगा जहां मुझे पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की लाइन नहीं है। अदरवाइज बाकी इंशाल्लाह सारा मैं आपको पहले ही तैयार करके भेजूंगा। हमने FR1 में भी स्टैंडर्ड्स को ओपन करने की बात नहीं की, लेकिन अब बड़े हो गए हो, सीनियर हो गए हो, ठीक है। और मेरे ख्याल में तो कई बच्चों की कैब हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट, और फिर वो CA फाइनलिस्ट बन जाएंगे इंशाल्लाह। द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव फॉर मटेरियल, इसको अंडरलाइन कर लें, इसको ऑल्टरनेटिव को अंडरलाइन कर लें, ऑल्टरनेटिव को अंडरलाइन कर लें जल्दी से। ऊपर ये सर्च को अंडरलाइन कर लीजिए और उससे ऊपर न्यू नॉलेज को अंडरलाइन कर लीजिए। मैं इशारे दे दूंगा कि यार ये वर्ड्स होंगे तो रिसर्च होगी। मटेरियल्स के ऑल्टरनेटिव की सर्च हो रही है, डिवाइसेस के, प्रोडक्ट के, प्रोसेस के, सिस्टम और सर्विसेज के। आगे देखिएगा, यहां से कंफ्यूज नहीं होना। द फॉर्मुलेशन, डिजाइन, एवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल, कर लो अंडरलाइन। इसका मतलब है कि अभी एक ट्रैक पर, ओ भाई अभी एक ट्रैक पर नहीं आए। ऑल्टरनेटिव्स का मतलब कई ट्रैक्स चल रहे हैं। जैसे FSC का बच्चा अभी फ्री हुआ है, अब उसके जहन में कई ऑल्टरनेटिव्स चल रहे हैं, या मेडिकल में जाऊं, साइंस में जाऊं, कॉमर्स में जाऊं, तो इसका मतलब वो कौन से फेस में है? वो रिसर्च फेस में है। उसने डिसाइड किया मैं कॉमर्स में जाऊंगा, अब वो किस फेस में आ जाएगा? डेवलपमेंट में। अब यहां पर आकर उसके PRC करेगा, और जब PRC करेगा तो क्या कहेगा? यार CA बड़ा ही आसान है। फिर आगे पता चलेगा कि CA क्या है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर रोज का काम रोज का, CA ना पढ़ना मुश्किल, ना पढ़ाना मुश्किल, बस CA में एक कमिटमेंट का नाम है। उस 4 महीने में जिंदगी में फिर और कोई नहीं है खान साहब, फिर उस 4 महीने में कोई और नहीं है। अगर FR2 पहली अटेम्प्ट में है। खान माइंड तो नहीं करते? पक्की बात, गोली है उसके पास, ये ध्यान रखिए। अब सुने भाई, ये है रिसर्च की एग्जांपल। अब आ जाए डेवलपमेंट की। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ, अब देखें क्या शुरू हो गई? टेस्टिंग शुरू हो गई। उधर क्या शुरू हुई थी? ऑब्टेनिंग शुरू हुई थी।
इसका मतलब इन ऑल्टरनेटिव्स में से सिलेक्शन करके चीजों को कहां लेके जा रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय प्रोटोटाइप्स? डिजाइन्स, सांचे, सैंपल्स। पुरानी जो अकाउंटेंसी की बुक्स हैं उसमें प्रोटोटाइप्स का वर्ड यूज किया करते थे। द डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स, ये सारी चीजें वही चल रही हैं। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट दैट इज नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट। जब आप किसी फेस में पहुंचते हैं और आपको लगता है यार ये कामयाब हो रहा है, तो आप उसका पायलट रन करते हैं। कौन सा रन करते हैं? पायलट रन करते हैं। आपके आने से पहले हम सारी स्लाइड्स को एक दफा मूव करके देख रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? पायलट रन कर रहे होते हैं। तो पायलट रन में ये मत समझिएगा लो जनाब पैनाडोल बी या कोरोना वैक्सीन जो है वो बन गई है, नहीं। आप उसका पायलट रन कर रहे हैं, यानी सैंपल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सैंपल बना रहे हैं। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ चूजन। आ जाए भाई, वहां क्या था? ये देखें, एक मिनट जल्दी ना करो। यहां क्या था? पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। यहां क्या था? पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। यहां क्या था? एवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। अब यहां पर क्या आ रहा है? चूजन ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब किसी हद तक लाइन ऑफ एक्शन क्या हो चुका? क्लियर हो चुका। इन्हीं में से किसी एक को लेकर चलोगे, ये नहीं होगा। सुन लो, ऑल्टरनेटिव एवेल्युएट किए और सिलेक्ट किसी और को कर लिया। इसका मतलब जो भी सिलेक्शन होगी वो इन्हीं ऑल्टरनेटिव्स पे होगी और फिर उस पर फुल फ्लेज एफर्ट पुट हो रही होगी। अब ये क्या है? अच्छा, ये तुम्हें समझ में आ जाएंगी। क्यों? ये हमारी लाइन है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आम आदमी, आम फहम वाले को पता ना चले। तो फिर जब भी पास पेपर सॉल्व करूंगा क्या लेकर आओगे साथ? स्टैंडर्ड्स लेकर आओगे। और उसमें जब लाइन रीड करूंगा तो देखोगे ये वाली है या ये वाली है। और 2-4 दफा जब पास पेपर करेंगे, रगड़ा लगेगा इंशाल्लाह, तो ये दोनों चीजें वैसे ही जहन में बैठ जाएंगी। लेकिन याद फिर भी नहीं करना मेरे बच्चों। डेवलपमेंट फेज क्या था? रिसर्च की एप्लीकेशन। उसका जो स्टार्टिंग फेज होगा वो अभी क्लियर्ड नहीं होगा, और जो उसका एंडिंग फेज होगा वो क्लियर्ड होगा कि यार अब हम मंजिल के करीब हैं। जैसे ही उस मंजिल का आपको अंदाजा होता है, IS 38 कहता है कि यार अब हम कॉन्फिडेंट हैं, आप इसको क्या बुक कर लें? इंटेंजिबल एसेट बुक कर लें। लेकिन अभी क्या रखिएगा? वर्क इन प्रोग्रेस रखिएगा, क्योंकि कुछ काम होना अभी भी बाकी है। वो 6 कंडीशंस क्या हैं जिन कंडीशंस पे पहुंच के डेवलपमेंट एक्सपेंस को राइट मिलता है कि तुम अपने आप को एसेट बनाना शुरू कर दो। और जिस दिन वो क्राइटेरिया मीट होगा, उससे अगले सेकंड जो पैसे लगेंगे वो कैपिटलाइज होंगे, और उस डेट से पहले जो पैसे लगेंगे वो एक्सपेंस आउट होंगे। देखिएगा जी, पहली कंडीशन, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज। और आप बता सकते हो कि भाई टेक्निकल ये क्या है? फिजिबल है। जो कुछ इसके लिए परफॉर्म होना है उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। वी आर टेक्निकली इक्विप्ड। तो अगर टेक्निकल फिजिबिलिटी बन गई, और ये फिजिबल है बनाना टेक्निकली, किसकी बात कर रहा हूं? टेक्निकली का मतलब 2 चीजें होती हैं, एक होता है पैसा, एक होती है टेक्निकली। ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। रिसोर्स को क्या कहते हैं? पैसा कहते हैं। तो यहां क्या चाहिए हमें? टेक्निकली फिजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट, इंटेंशन टू कंप्लीट। आपका इरादा भी है कि आपने अपने इस इंटेंजिबल एसेट को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है। व्हाट डू मीन बाय मंजिल मकसूद ऑफ इंटेंजिबल एसेट? इसको कंप्लीट करना है, रेडी टू यूज करना। नेक्स्ट, इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट को या सेल करेगा या यूज करेगा, उस पर कंट्रोल होगा। शाबाश। लेकिन अभी क्या है? एबिलिटी टू
यूज, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या हम उसे मार्केट में जाकर सेल भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बनाकर बेचूंगा इंटेंजिबल एसेट तो ये मेरा IS2 लगेगा, और अगर यूज करूंगा IS38 लगेगा। IS16 नहीं कहना, क्या कहोगे? IS38 लगेगा। आप सुने भाई, याद रखिए, बिजनेस की दुनिया में जब तक ये नहीं है, जब तक कुछ नहीं है। इधर क्या कह रहे हो? टेक्निकली फिजिबल है, फिर क्या कह रहे हो? इंटेंशन है कि कंप्लीट करेंगे। सेल और यूज भी, हमारे पास पूरी पिक्चर क्लियर है कि हम इसे यूज भी कर सकते हैं, इसे बेच भी सकते हैं। हाउ द इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, among other things the entity can demonstrate the existence of a market। मसलन आप बेचने के लिए बना रहे हो और पता चला खरीदने की मार्केट ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी ये 6 कंडीशन में से एक कंडीशन मीट नहीं हो रही। अच्छा, आप बना रहे हो और आगे जो आपकी टीम है वो कह रही है हमें इसका यूज ही नहीं करना, तो फिर भी आप यहां पर स्टॉप कर जाओगे। इसका मतलब क्या अवेलेबल होना चाहिए? फ्यूचर मार्केट, ताकि क्या मिल सके? इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सके। इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन जरा बताएंगे? आइडेंटिफिएबल है, ठीक है। इससे पीछे जरा एसेट की डेफिनेशन बता दें। नाराज ना हो ना, सिर्फ मजाक कर रहा हूं। कोई तुम्हें आके कहे भाई वो जैसे भी ऐसी बात है ना, तो परेशान ना हुआ करो। टेक्नोलॉजी किसी भी लेवल पे चली जाए, इंसान की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल मार्केट में एक आइडिया चल रहा है, वो तुम्हारी ज़िंदगियां पूरी भी हो जाएंगी ना, जब तक वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। इतना आसान नहीं है, ठीक है जी भाई। ओके हो गया। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल, फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट। पैसा भी है आपके पास और रिसोर्सेज भी हैं, पता चले डेवलपमेंट अपने एडवांस लेवल पे है और साइंटिस्ट के साथ आपकी डील का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड हो गया, खत्म हो गया। अब डेवलपमेंट को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल गो थ्रू करने लगे हैं, कोरोना जो वायरस था उसकी हमने वैक्सीनेशन तैयार कर ली, लेकिन लास्ट में तकरीबन हमें 200 बिलियन चाहिए होगा। अभी डेवलपमेंट हो रही है, 200 बिलियन चाहिए, तो ये क्या है? फाइनेंशियल। और साइंटिस्ट के साथ हमें यूरोप से भी 2-4 लोग चाहिए, तो ये क्या है? टेक्निकल स्टाफ। तो कभी टेक्निकल रिसोर्स होता है और कभी फाइनेंशियल रिसोर्स होता है, दो चीजें होती हैं। यूसीपी ने एक जमाना था जब मैं स्कैन्स में था 2003, तो मार्केट में ACCA शुरू किया क्योंकि बूम था माशाल्लाह। साजिद साहब ने बहुत पैसे कमाए थे माशाल्लाह, हमने भी कमाए थे, बहुत पैसे कमाए थे। तो जब एक चीज़ बूम पे जा रही हो ना, तो लोग ट्राई करते हैं। यूसीबी बहुत बड़ा ब्रांड है मियां आमिर साहब का, उन्होंने शुरू किया, पैसा उन्होंने पानी की तरह फेंका, लेकिन क्या नहीं मिल सके उन्हें? टीचर्स नहीं मिल सके। क्या नहीं मिल सके? और चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा ये क्वालिफिकेशन पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनके पास किस चीज की शॉर्टेज हो गई? और रीजन क्या हुई? उन्होंने पहले लॉन्च कर दिया, बाद में ख्याल आया कि हमें क्या करना चाहिए था, पहले ये 6 कंडीशंस देखनी पड़नी थी, डेवलपमेंट सोचनी थी, प्लान करते, प्लान नहीं किया। किस चीज का? टेक्निकल रिसोर्स का। क्या अन्यवा था उनके पास? फाइनेंशियल रिसोर्स। तो ये 2 रिसोर्स मिलते हैं तो आपके रिसोर्सेज की कंप्लीशन होती है। सिर्फ पैसे से आप कोई चीज या कोई जंग नहीं जीत सकते, सिर्फ पैसे से नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल रिसोर्स मीन मॉनिटरी रिसोर्स और टेक्निकल मीन नॉन मॉनिटरी। और लास्ट क्या है? इट्स एबिलिटी टू मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू द इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग इट्स। ये वो 6 कंडीशंस हैं बेटा। अच्छा, यहां जरा देख लेना, ये तुम्हें बहुत प्यारा लगता है। An intangible asset arising from development or from the development phase of an internal project shall be recognized if and only if. What do you mean by if and only if? All 6, all 6 लिख लो नोट्स पे, all 6। एक भी मिसिंग हुई तो, एक भी मिसिंग हुई तो आप डेवलपमेंट कॉस्ट को एसेट का पार्ट
नहीं बना सकते। इसलिए कल से मैं क्या कह रहा हूं, ऑल कंडीशंस आर मेट, ऑल कंडीशंस आर नॉट मेट। जब तक मेट नहीं होंगी एक्सपेंस, और जब मेट हो जाएंगी उस दिन से कैपिटलाइज करेंगे, उस दिन से कैपिटलाइज करेंगे। यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, वो क्या समझता है आज क्राइटेरिया मीट कर लिया, जो कुछ मैंने इनकर किया हुआ उसे एक्सपेंस आउट करूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर 1 अक्टूबर को ये 6 कंडीशंस मीट हुई तो कैपिटलाइजेशन शुरू होगी 1 अक्टूबर के बाद, और उससे पहले जितनी डेवलपमेंट हुई वो एक्सपेंस, उससे पहले जो रिसर्च हुई, इससे आगे जो डेवलपमेंट होगी इंटेंजिबल एसेट। कहां जाके रोकूंगा, अवेलेबल टू यूज हो जाए, रेडी टू यूज हो जाए, रेडी टू यूज हो जाए। हेडिंग बनाए जी। नहीं भाई, ये भी स्टैंडर्ड में मौजूद है मेरे दोस्तों, आपकी लाइफ बहुत आसान हो गई भी है, ये भी याद नहीं करनी आपने। अहमद पैराग्राफ मैंने नीचे लिखा था, आपने नहीं लिखा नीचे पैराग्राफ? लिखा है कहां पे? भाई पैराग्राफ 63 है, और आगे भी किसी सब हेडिंग का कोई पैराग्राफ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जी कौन सी? अच्छा डिफरेंस, नहीं नहीं ये इंटरनली नहीं है। अब सुने भाई, कितने तरीके हैं इंटेंजिबल एसेट लाने के? काउंट करवा दें। अब गौर से सुनिएगा, कुछ आइटम्स इंटेंजिबल्स की ऐसी हैं जो हैं तो इंटेंजिबल, लेकिन अगर आपने उन्हें इन हाउस जनरेट किया है तो IAS 38 कहता है कि मैं नहीं मानता। मेरी तरफ सुने, क्या कहा? हैं तो वो इंटेंजिबल एसेट, आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, लेकिन IAS 38 कहता है अगर इस आइटम को बाजार से खरीद के लेकर आए फिर इंटेंजिबल एसेट है, और खुद बनाया तो फिर इंटेंजिबल एसेट नहीं है। तुम समझते रहो, लेकिन मैं उसे रिकॉग्नाइज नहीं होने दूंगा, मैं उसे रिकॉग्नाइज नहीं होने दूंगा। और आई कैप अपने क्वेश्चंस में ये पॉइंट लाजमी पुट करता है। 12 पास पेपर मैंने आपके सिलेक्ट किए जो मैंने आपको करवाने हैं, उनमें से मेजॉरिटी में सब्सटेंशियल पोर्शन में ये पॉइंट आया हुआ है। अब उस लिस्ट को मुझे और आपको याद करना है, ऑल्दो IAS 38 ने वो लिस्ट भी स्पेसिफिकली बता दी कि ये अगर इंटेंजिबल एसेट्स इन हाउस जनरेट हुए तो इन्हें आपने एसेट के तौर पे डेबिट नहीं करना, और अगर बाजार से वही चीज खरीद के लेकर आया तो फिर उसको आप एसेट बनाएंगे। एक पॉइंट FR2 में टीचर के लिए बड़ा आसान है, वो क्या? आप सारे अल्बेरूनी, न्यूटन, आइंस्टाइन, खरतूम, अब सारे बड़े लोग हो तुम। अब आपका जहन जरा हायर लेवल पे चला गया, वलायत के दर्जे पे, बच्चियां भी वलायत के दर्जे पे पहुंच गई। अब जब ये वलायत के दर्जे पे पहुंचे तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे करना है। और एक बच्चे ने तो कहा अंसारी आज हमने आगे जाने नहीं जब तक ये नई बात क्लियर होगी। तो IAS 38 या IAS 22 या कोई भी स्टैंडर्ड क्या कहता है? बोलने दो। इनसे पहले भी बहुत बोले, और सारों के बोलने के बाद ये बात फाइनल हुई है। जितनी मर्जी लॉजिक मारते रहो, एंड पे तुम्हें आना ही नहीं है। इसलिए FR2 में मैंने कहा था रिटेंशन है। क्या है? रिटेंशन है। जो रूल उसने जिंदगियां लगा के बना दिए, हमने उन्हें रिटेन करना है। इस पर हम डिबेट नहीं कर सकते। हम घंटों लगाते जाएं इसको डिस्कस करते हुए, कोई फायदा ही नहीं है। वो फाइनल कर चुके भाई, जो मर्जी लॉजिक ले आओ, हमने इसे अलाउ नहीं किया। सुने जरा क्या है पहली आइटम, गुडविल। गुडविल क्या होती है?
किसी बिजनेस की साख। इसे कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। IAS 38 ने करवाया नहीं क्योंकि ये कंसोलिडेशन का पॉइंट है। किसका पॉइंट है? मेरी तरफ से सुन लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। कोशिश है कि कंफ्यूजन तुम्हारे जहन में ना रहे। गुडविल होती क्या है? ये हायर है। ये अपने बुजुर्गों ने हायर बिजनेस खरीद लिया, पूरा बिजनेस ही खरीद लिया और इन्होंने दिए उसे 400 रुपए। कितने दिए? 400। इसके पास जितने एसेट्स थे हायर वालों के पास, उनकी मार्केट वैल्यू बनी 380। बिजनेस कितने का खरीदा? और जो एसेट्स इनके इसने खरीदे हैं बिजनेस में, उनकी मार्केट वैल्यू 300। तो फिर भी कितने ज्यादा दिए? वो 20 क्या है? वो गुडविल है। वो क्या है? गुडविल है। तो कभी बिजनेस अपनी गुडविल खुद बनाता है ऑर्गेनिक ग्रोथ से। क्या बोला? ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है? ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है? खुद काम कर करके आपने अपनी साख बनाई, ये है ऑर्गेनिक ग्रोथ। एक होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिसे कहते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर। क्या कहते हैं? एक्विजिशन एंड मर्जर। कंसोलिडेशन में सिखाऊंगा, जब या सब्सिडरी एक्वायर करूंगा या एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट करूंगा। भी इस साइड पे ना जाना, बस ये समझो कि मैं किसी बिजनेस को एक्वायर करूंगा, उसे कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब मैं जब किसी बिजनेस को एक्वायर करूंगा तो उसकी गुडविल भी मेरे पास आ जाएगी, एक्वायर हो जाएगी। तो फिर गुडविल दो तरह की, या इंटरनल जनरेट होगी या बाय होगी। इंटरनल जनरेट होगी तो ऑर्गेनिक ग्रोथ से, बाय होगी तो बिजनेस कॉम्बिनेशन से। किससे? बिजनेस कॉम्बिनेशन से, जिसे एक्विजिशन एंड मर्जर कहते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, कंसोलिडेशन में ये सारी बातें आएंगी। और 18 दिन का हमारा टॉपिक है। जो अक्वायर करता है उसे अक्वायरर कहते हैं, जो अक्वायर हो जाता है उसे अक्वायरी कहते हैं। और कोई अक्वायरी बनना नहीं चाहता रियल लाइफ में। क्या नहीं बनना चाहता? पता नहीं तुम तो थे भी या नहीं थे। जब पाकिस्तान में वॉल्स आया तो उस वक्त एक ब्रांड बहुत पॉपुलर था पाकिस्तान में, पोल्का। पोल्का वॉल्स ने आके पोल्का को अक्वायर किया सब्सिडरी के तौर पे। लेकिन पोल्का के चीफ एग्जीक्यूटिव, उनके बीओडी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने क्या कहा? हम अक्वायर नहीं हुए, हमारा तो इनके साथ मर्जर हुआ। ये बीएफडी में सिखाऊंगा, मैं हुआ जो भी टीचर हुआ, कि मर्जर और एक्विजिशन में क्या फर्क होता है। ये बात की बात है। तो कोई अक्वायरी नहीं बनना चाहता। फिर 2 साल तक वॉल्स वालों ने क्या स्लोगन बनाया? वॉल्स एंड पोल्का। फिर आहिस्ता आहिस्ता पोल्का को खत्म कर दिया। अब सिर्फ क्या मौजूद है? वॉल्स मौजूद है। समझ आ रही? तो फिर अक्वायर्ड गुडविल क्या होती है? बिजनेस की कोई वैल्यू पे की, उसमें से माइनस करूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो एक्स्ट्रा पे किया वो गुडविल है। क्लियर है? अच्छा, और ऑर्गेनिक ग्रोथ से गुडविल कैसे आएगी? इंटरनली बिजनेस को ग्रो करता रहूंगा, और जब आपका बिजनेस ऑर्गेनिक ग्रोथ करेगा तो आपकी क्या बनेगी? गुडविल बनेगी। अब IAS 38 क्या कह रहा है? भाईजान, आपने जो कुछ इन हाउस गुडविल ऑर्गेनिक ग्रोथ से कमाई है, आप उसे क्या नहीं बना सकते? आप उसे इंटेंजिबल एसेट नहीं बना सकते। अब तुम 1 लाख जस्टिफिकेशंस ले आओ, ये बात फाइनल हो चुकी है। फिर क्या कहता है? ब्रांड्स, जे डॉट, नाइक, आपका डॉलन्स, पेल, ये नाम क्या है? ये ब्रांड्स हैं। अभी बताऊंगा कि क्यों उन्होंने ये अलाउ नहीं किया। हालांकि ये भी इंटेंजिबल एसेट है, ये भी इंटेंजिबल एसेट है। ये क्या है? मेथड्स। क्या है? मेथड्स। ये क्या होता है? आपने इतवार के दिन सुबह 6:30 बजे पोर्च का डोर ओपन किया, नीचे अखबार पड़ा हुआ है, अखबार को यूं सामने लाए, कौन सी चीज फौरन आई कैचिंग करती है? जंग का नाम। और वो एक बाकायदा अंदाज है जंग लिखने का, टाइम्स ऑफ पाकिस्तान, नवाए वक्त। तो ये न्यूज़पेपर्स इंडस्ट्री में जो आपका नाम आपके न्यूज़पेपर पे एम्बोस हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? मेथड्स। क्या कहते हैं? मेथड्स। लिख लें, न्यूज़पेपर्स इंडस्ट्री इंटेंजिबल एसेट। लोगों भी कह सकते हैं, लेकिन ये इन्होंने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए चीज़ें अलहदा कर दी और
न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को, न्यूज़ इंडस्ट्री के लोगो वगैरह को अलहदा करके क्या बना दिया, मेथड्स बना दिया। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में मीडिया बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है, इसके लिए वो फिर कुछ चीज़ों को सेपरेट और स्पेसिफिकली लेकर चलते हैं। पब्लिशिंग टाइटल्स, कैम्ब्रिज की सारी बुक्स ऑक्सफोर्ड वाले लिखते हैं। इसका मतलब उनके पास क्या है, कैम्ब्रिज की बुक्स लिखने का पब्लिशिंग टाइटल। अब तो आईकैप ने खुद लिखनी शुरू कर दी। पहले हमारे जमाने में आईकैप की बुक्स कैप्लान और बीपीपी की जिम्मेदारी थी। किसकी? कैप्लान और बीपीपी की जिम्मेदारी थी। ये दो कंपनीज आईकैप के स्टडी टेक्स्ट तैयार किया करती थी। और आखिरी कस्टमर लिस्ट। कैसे, सुनिएगा। 7 साल पहले राइस को जब मैंने एक्वायर किया तो उस वक्त यहाँ पीआरसी के जो एएफसी होता था तकरीबन 11-12 बच्चे होते थे। फिर अल्लाह पाक करते रहे। जो डाटा आता रहा उसे हम अपने कंप्यूटर में फीड करते रहे। अब जब हम नया बैच अनाउंस करते हैं पीआरसी का तो हजारों स्टूडेंट्स को मैसेज जाता है। किस बेस पर? कस्टमर लिस्ट पर। इसका मतलब वो हमारे पास मौजूद है, वो हमारे पास मौजूद है। इनमें से सारी चीजों को मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या किया? डेवलप किया, जनरेट किया। IAS 38 क्या कहता है अंसारी? ये कस्टमर लिस्ट वाकई तुम्हें फायदा देगी, लेकिन यार मैं मजबूर हूं। अगर ये कस्टमर लिस्ट तुमने मार्केट से खरीदी है, अगर ये कस्टमर लिस्ट तुमने मार्केट से खरीदी है तो ये तुम्हारा परचेज इंटेंजिबल है। हां जी, अलाउ करता हूं, कर लो इसको रिकॉग्नाइज। अगर तुमने पब्लिशिंग टाइटल मार्केट से खरीदा है, पब्लिशिंग का इंटेंजिबल एसेट। तुमने मेथड मार्केट से खरीदा है, इंटेंजिबल एसेट। ब्रांड मार्केट से खरीदा, मसलन मैंने रॉयल फैन अक्वायर कर लिया, पाक फैन अक्वायर कर लिया, अब इनका ब्रांड भी मेरा हो गया। एक बात याद रखना, इन सबको बिजनेस से डिटैच नहीं किया जा सकता। मैंने कोई स्पेसिफिक पैसा नहीं लगाया कस्टमर लिस्ट बनाने में। जो पैसा लगाया वो पूरे बिजनेस पे लगा। उस बिजनेस पे पैसा लगने की वजह से 1, 2, 3, 4 और 5 इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हो गए। इसलिए IAS 38 क्या कहता है, मैंने नोट्स बनाने की कोशिश की है, इसको याद रखना। क्रंच है ये पूरी डिस्कशन का। इट इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कैन नॉट बी सेपरेटली फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एंड ऑपरेटिंग द। अब याद करें, सेपरेबल क्या था? सेपरेबल, जिसको बिजनेस से अलहदा करके बेचा भी जा सके, रेंट भी किया जा सके, एक्सचेंज भी किया जा सके। और इन 5 को वो कहता है कि आप बिजनेस से डिटैच नहीं कर सकते। आप जे डॉट को कह सकते हो ब्रांड मुझे दे दे, बाकी तू रख ले, नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। और इन सब की मैं ये समझता हूं कॉस्ट इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट ही नहीं हो सकती। इसलिए ये पॉइंट याद रखिएगा कि इनकी कॉस्ट जो है वो बिजनेस की ओवरऑल कॉस्ट में छुपी हुई है, जिसको इंडिपेंडेंट बेसिस पर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। इनमें से कोई भी चीज जाऊं और मार्केट से खरीदूं, एक मिनट, कोई भी चीज जाऊं और मार्केट से खरीदूं तो क्या दूंगा? पैसा दूंगा। इसका मतलब है इस आइटम की कॉस्ट अदर देन बिजनेस सेपरेटली मैयर हो गई। आगे देखिएगा क्या कहता है। कहता है यही चीजें अगर सेपरेटली परचेज किया, इट इज परमिटेड बिकॉज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग दीज आइटम्स कैन बी सेपरेटली फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस एज अ। किस पैराग्राफ में है? 63 में। जी दोस्त जी, कैसे कर सकते हैं? हम गए और हमने कहा यार हमें ना आईकैप की बुक्स प्रिंट करने का राइट चाहिए। आईकैप को मैंने पैसे दिए और बुक प्रिंट करने का
राइट ले लिया, अब मैंने क्या किया, पैसे दिए और राइट खरीद लिया। एफएससी के बच्चे तकरीबन 2 लाख होते हैं लाहौर में, अज्यूम कर रहा हूं, जिन्होंने पेपर दिया। लाहौर बोर्ड ने मुख्तलिफ कॉलेजेस, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के लिए ऐड लगाया, अगर आपको एफएससी के कस्टमर की लिस्ट चाहिए तो 2 लाख में अवेलेबल है। मैंने इसको भेजा और कहा कि यार क्या ले आओ, एफएससी के स्टूडेंट की लिस्ट ले आओ। 2 लाख रुपए दे आया और क्या ले आया, लिस्ट ले आया। इसका मतलब मैंने इसकी कॉस्ट बिजनेस से अलहदा होकर दे दी। इन सब की कॉस्ट मार्केट में क्या की जा सकती है, दी जा सकती है। मसलन अभी मैंने कहा मैं जे डॉट का ब्रांड खरीदना चाहता हूं, मैं कहता हूं यार आप बंद कर दो, ब्रांड मुझे दे दो, क्या वो ब्रांड बेच सकता है, बेच सकता है। वो मुझे अपना पूरा बिजनेस देगा, जब पूरा बिजनेस देगा तो उसमें क्या आ जाएगा, ब्रांड भी आ जाएगा। ये नहीं समझना कि सेपरेटली खरीदूंगा, सिर्फ समझाने के लिए उसने कहा कि अगर ये खरीद के लेकर आए फिर रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर खुद बनाया तो फिर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने कस्टमर लिस्ट ली, नहीं गुडविल और ब्रांड तो डिपेंड करता है ना कि आप इसको क्या मामला करते हैं। मसलन निराला बंद हो रहा था, निराले की पूरी एक हिस्ट्री है क्यों बंद हुआ। अगर कोर्ट की तरफ से उसके नाम यूज करने की इजाजत होती तो निराला का जो मालिक है वो अपना नाम किसी को बेच सकता था, बेच सकता था। मैं उसके लिए क्या पे कर देता, पैसे दे देता। अब मैं गुडविल उसकी यूज करता और बाकी रिसोर्सेस अपने यूज करता, तो गुडविल के जो पैसे देता वो परचेज एसेट होता। ठीक है बेटा, आगे सुनिएगा बेटा। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से एसेट्स हैं जिनको कभी जिंदगी में एसेट नहीं बनाना, कब, और अगर यही वो कहे कि मैंने सेपरेटली बाय किया तो स्टेट एंट्री पास करूंगा, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। ये सेपरेट बाइंग हो रही है, ये क्या हो रही है, सेपरेट बाइंग, और वो इंटरनली। अच्छा, अब आपके ध्यान में आ रहा होगा इसका मतलब यार अंसारी हम इंटरनली किसी भी इंटेंजिबल एसेट को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। भाई कर सकते हैं, जैसे डिजाइन है, जैसे फार्मूला है, जैसे सॉफ्टवेयर है। लिखे, इधर लिखे इन्हीं नोट्स में, देयर आर सम इंटेंजिबल एसेट्स, देयर आर सम इंटेंजिबल एसेट्स, there are some intangible assets which can be internally generated, which can be internally generated and recognized as intangible asset. Like formula, design, formula, design, सॉफ्टवेयर। एक वर्ड वो FR2 के पेपर में बहुत यूज करता है, प्रोजेक्ट। क्या वर्ड यूज करता है, प्रोजेक्ट। इंटेंजिबल एसेट का कोई प्रोजेक्ट वो रन कर रहा है कि इससे मुझे कोई इंटेंजिबल एसेट मिलेगा। अगर ये चीजें इंटरनली जनरेट हुई तो इन्हें क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। अच्छा, इनकी कैपिटलाइजेशन का प्रोसीजर कल सिखा दिया भाई, कल सिखा दिया। इनके लिए क्या शुरू करूंगा, रिसर्च शुरू करूंगा। जिस रिसर्च से कुछ पॉजिटिव वाइब्स आई उसको अगले फेज में ले जाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च में। ये क्या शुरू हुई, अगर 6 कंडीशन मीट हो गई तो यही डेवलपमेंट एक्सपेंस नाउ ऑनवर्ड डेवलपमेंट एसेट बन जाएगा। और कहां तक, रेडी टू यूज। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये चीजें कल हम कर चुके। अब सर ये कह रहे हैं कि इनको आपने इंटरनली जनरेट तो कर लिया, ये बन भी गए, लेकिन इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली किसी भी कॉलेज से कुछ लोग जब क्विट करते हैं तो नजर होती है कस्टमर
लिस्ट पे। मसलन इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने ताल्लुका लगा के जगह ले ली। इसने कहा अंसारी तेरे घर के सामने अपना घर बना। अब इसने सामने एक कॉलेज ओपन कर लिया। अब इसने कहा यार बंदे, ये अपना बुजुर्ग दामद बरकत हो अहमद क्या कहता है, फिक्र ना कर, अंसारी का सारा डाटा मेरे पास है, तू मुझे एक डबल डेकर जिंगर खिला, ये ले सारा पीआरसी का डाटा। इसका मतलब मेरी कस्टमर लिस्ट कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। इसने कहा नहीं यार, हूँ मैं पुलिस से, हूँ मैं ईमानदार, मैं अंसारी से डील करूंगा। मैंने कहा ला यार 3 करोड़ दे। अब मैंने इससे 3 करोड़ लिए और क्या दे दी, कस्टमर लिस्ट दे दी। तो इसका मतलब है मैंने जनरेट की, तो मैं इसे डेबिट नहीं करूंगा। और जब ये 3 करोड़ देके कस्टमर लिस्ट ले लेगा तो ये डेबिट करेगा इंटेंजिबल एसेट को और कैश को। कोई कंफ्यूजन जी? कस्टमर लिस्ट ये तो डिपेंड करेगा लीगल है या नहीं है जी। वो इसका मतलब डाटा कहीं ना कहीं लीक हो गया ना, मैंने नहीं बेचा यार, यकीन कर यार। क्या सुने भाई, सुने भाई, अब डिपेंड करता है, हमारा काम ही है इंटेंजिबल एसेट बेचना है। अगर काम ही इंटेंजिबल एसेट बेचना है तो जाने वाली इन्वेंट्री को IS2 पे रिकॉर्ड करूंगा, आने वाले रेवेन्यू को IFRS 15 पे रिकॉर्ड करूंगा। दोबारा सुन लें, जाने वाली इन्वेंट्री को और आने वाले रेवेन्यू को। और आपके सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, तकरीबन 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है इसमें से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लेट से, अब मजाक की बात होती है, इसको सीरियस ना लिया करें और जेलसी भी ना रखा करें। लेट से कि मैं लम्स को एक्वायर करने जाने लगा, क्या बात है यार। अब मैंने कहा यार ये CA CCA ओके, अब मेरे पास मेरी कस्टमर लिस्ट है भाई, है। मैं तो अनफॉर्चुनेटली इसे एसेट नहीं बना सका, अब मैं इसे बेच दूंगा, बेच दूंगा। मेरी बुक्स में तो ये एसेट है ही नहीं, तो मेरे लिए ये क्या है, अदर इनकम। क्या है, अदर इनकम। और इसके लिए ये एसेट है, क्योंकि ये मेरी बुक्स में एसेट रिकॉर्ड ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। हाँ, इनके लिए मसलन मैंने एक वैक्सीनेशन तैयार की, जो पिएगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा। फिर एक वक्त आया मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी से दिल पूरा भर गया, मैंने कहा यार अब रेस्ट करना है, बहुत हो गई। मैं अपना ये फार्मूला बेच सकता हूं, मेरी बुक्स में एसेट है, मैं क्या कहूंगा, डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, और डिस्पोजल करना हमें आता है। अच्छा, इसके पास फैशन डिजाइन का एक फार्मूला है, डिजाइन एक इंटेंजिबल एसेट है। ये फैशन की दुनिया का बेदाश बादशाह। इसने कहा ठीक है अंसारी, अब मैं तौबा करता हूं। मसलन ये फिल्म प्रोड्यूसर है, ये क्या है, फिल्म प्रोड्यूसर है। अब इसके पास फिल्म का सॉफ्टवेयर हो, डिजाइन हो, प्रोजेक्ट हो। इसने कहा यार अंसारी जिंदगी के रुख बदलते हैं, तू आ जा फैशन डिजाइनिंग में और मैं आ जाऊं एजुकेशन में। लेवल हो गया इसका और मेरा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। क्या कर रहे हैं, अब मुझे बताओ, मुझे डिजाइन मिलेगा एक्सचेंज ऑफ एसेट से, उसे मैं कर दूंगा डेबिट, और मेरा फार्मूला चला जाएगा एक्सचेंज ऑफ एसेट में, इसे मैं कर दूंगा क्रेडिट। और हमने FR1 में पढ़ा था, लाइक यानी आइडेंटिकल एक्सचेंज भी हो सकती है और नॉन आइडेंटिकल भी हो सकती है। क्लियर? तुम बहुत टाइम ले लेते हो मेरा यार, मैं रोज सोच के आता हूं नहीं आज जल्दी फारिग हो जाएंगे काम से। आज आपका मूड नहीं था? हाँ, आज मुझे लगता है अगले टीचर को वेट करना पड़ेगा। लो भाई, ओके हो गया, ये भी हो गया। अब आ जाओ भाई, गवर्नमेंट ग्रांट आ गई है भाई, एंड पे है जी। बाद में सर, मैं पढ़ा ना सर, बहुत शुक्रिया सर। FIR 1 में चले जाओ, चले गए। IS 20 में चले जाओ, चले गए। गवर्नमेंट ग्रांट में हमें एसेट मिला करता था,
बिल्कुल लास्ट में जब हमने कहा था गवर्नमेंट ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट, याद है? आज हमें वो नॉन मॉनिटरी एसेट टेंजिबल नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है? इनटेंजिबल मिल रहा है। या तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा या थोड़े से पैसे, उस थोड़े से पैसे को क्या कहते हैं? नॉमिनल अमाउंट। जी भाई, intangible asset acquired by way of an intangible asset may be acquired by way of a free of for अब फ्री ऑफ चार्ज में आए तो हमने कहा था कोई छोटी मोटी वैल्यू उसे असाइन कर देना ताकि बुक्स में एक दफा रिकॉर्ड हो जाए, कोई 5-10 रुपए, यही स्टैंडर्ड ने इसके मुतालिक कुछ नहीं बोला। इसके लिए क्या कहा? नॉमिनल कंसिडरेशन दी। अब दो ऑप्शन है, वो बाद में बताता हूं, पहले ये देख लें गवर्नमेंट ग्रांट की शक्ल में इंटेंजिबल एसेट्स क्या क्या मिलते हैं। अब तुम सारे हो जहाज और तुम्हें क्या चाहिए? लैंडिंग राइट चाहिए, लैंडिंग राइट चाहिए। फिलहाल लक्ष्मी चौक पे तुम्हारी लैंडिंग होती है। गवर्नमेंट ने कहा क्या तुमने लक्ष्मी चौक को सारा खराब किया है, भाई वो रेस्टोरेंट्स का एरिया है, तुम्हें हम चीचावत नहीं किसी कोई पत्तोकी का हुआ वो नाराज हो जाएगा, चलो तुम गार्डन डाउन में ही कर लो, तुम्हें इजाजत मिली कि राइस की छत पे तुमने लैंडिंग कर सकते हो। क्या मिल गया तुम्हें? लैंडिंग राइट मिल गया। क्या मिल गया? लैंडिंग राइट। इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को राइट दिया हुआ है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप क्या कर सकते हैं? लैंड कर सकते हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे। पिछले दिनों 2-3 दफा इंडियन जो प्लेन्स थे उन्होंने लैंड किया। ठीक, लाइसेंस टू ऑपरेट रेडियो और टेलीविजन स्टेशन, जब कभी गवर्नमेंट्स पे मार्शल्लाह लागू होता है सबसे पहले किस चीज को कैटर किया जाता है? रेडियो स्टेशन और टेलीविजन, क्योंकि ये नेशन से कम्युनिकेट करने का सबसे मेजर और बुनियादी सोर्स होता है। इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस का मतलब जो गवर्नमेंट का फेवरेट बंदा होगा लाइसेंस उसे दे देंगे। अब सारी दुनिया बैठी हुई है, वही इंपोर्ट करेगा और वही अपना रेट डिसाइड करेगा। जैसे कभी कभार पाकिस्तानी ट्रैफिक पुलिस को अटैक होता है हेलमेट्स का, लोगों के घर की देगचियां भी खत्म हो जाती हैं, वही पहन के आ जाते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है? किसी फेवरेट पर्सन को इंपोर्ट का लाइसेंस दे देते हैं। अब यहां पर हमारे लिए सॉफ्टवेयर कोई आ सकता है। क्या आ सकता है? सॉफ्टवेयर। किसी मेडिसिन का कोई फॉर्मूला आ सकता है। तो टेंजिबल इंटेंजिबल में थोड़ा डिफरेंस है। टेंजिबल जरा कॉमन होते हैं, रियल लाइफ में ज्यादा नजर आते हैं, इंटेंजिबल रियल लाइफ में जरा कम नजर आते हैं। कोटास, कोटा क्या होता है? वही होता है जो जहांगीर तरीन भाई को चीनी का मिला था। कोटा होता है, गवर्नमेंट कहती है कि इतने इतने % आप टोटल एक्सपोर्ट का बाहर बेच सकते हैं। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल ये मैं आपको दे सकता हूं, ट्रैवल एजेंसी में एयाटा में हज का कोटा होता है। हज का कोटा होता है कि कोई ट्रैवल एजेंट इतने से ज्यादा हाजियों को प्राइवेटली नहीं लेके जा सकता। अब वो कोटा क्या है? एक परमिशन है, होता पेपर पे ही है लेकिन वो पेपर टेंजिबल नहीं है, इसके अंदर जो परमिशन है वो इंटेंजिबल है। तो कोटा सिस्टम इसे कहते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव कर रही होती है। और लास्ट में राइट टू असेस अदर रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज, जो कहीं पे भी एग्जांपल ना हो, याद होगा उसे मिसलीनियस में डालते हैं, जनरल में डालते हैं। ये पॉइंट इसलिए स्टैंडर्ड ने लिखा कि जो भी रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज हैं जिन्हें जनरल पब्लिक यूज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट अगर उस पर कोई सेस देगी तो वो भी आपका क्या बन जाएगा? गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू इंटेंजिबल एसेट। अब इसमें से कोई एमसीक्यू आ सकता है, पैराग्राफ की शक्ल में था, मैं कोशिश किए जा रहा हूं कि पैराग्राफ्स को नोट्स की शक्ल में, पॉइंट्स की शक्ल में आपको देता रहूं। स्टैंडर्ड ओपन कर सकते हो,
जब कभी गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड आएगा कौन सा पैराग्राफ ओपन करोगे? 44। मैं रीड अभी इसलिए नहीं करवा रहा, जरा सबके स्टैंडर्ड्स आ जाए ताकि जब मैं बोर्ड पे आपके सामने स्टैंडर्ड ओपन करूं तो आपको पता हो हाँ यार पैराग्राफ 44 में ये लिखा हुआ है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने ऑर्डर अभी भी नहीं किया, वो वेट कर रहे हैं कोई कॉलेज में आए और मैं लेके जाऊं? रब्बुल अव्वल का महीना, ये काम छोड़ दें। करें जरा हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह क्या सीरियसनेस है यार, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों थोड़ी सी अकल करें। कितने दिन में आया? अकल करो यार, जल्दी कर लो प्लीज, ठीक है। अब सुने भाई, आ जाए जी रिकॉग्निशन पे। इंटेंजिबल एसेट एंड ग्रांट इनिशियली रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू। जब दो विलिंग नॉलेजेबल पार्टीज किसी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करें एट आर्म्स लेंथ, उसे उसकी फेयर वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इंटेंजिबल एसेट एंड ग्रांट इनिशियली रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। अब सुने, अज्यूम किया कि आपके एसेट की फेयर वैल्यू है 10 रुपए और आपको 2 रुपए देने पड़े, तो फिर इंटेंजिबल एसेट को डेबिट करोगे इस केस में 10 पे, कैश क्रेडिट करोगे 2 से, और ग्रांट इनकम क्रेडिट करोगे डेफर्ड इनकम 8 से। अब अगर ये एसेट हुआ अमोर्टाइज, तो जैसे जैसे ये अमोर्टाइज होता जाएगा वैसे वैसे वो डेफर्ड इनकम डेबिट होती जाएगी और इनकम क्रेडिट। और अगर ये हुआ नॉन अमोर्टाइज्ड एसेट, ये भी हो सकता है, फिर क्या करेंगे? जिस दिन ये एसेट सेल होगा उस वक्त आप सारी को ट्रांसफर कर देंगे, या आते हुए फर्स्ट टाइम में ही आप सारी इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इनकम को क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा डिबेटेबल पॉइंट नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। FAR 1 में जो IAS या IFRS आ चुके हैं उनकी 100% एप्लीकेशन नहीं आएगी, उनका फिलर जो है वो FAR 2 में आ सकता है। ये मत एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट ग्रांट से 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट से 1 या 2 नंबर की कोई एडजस्टमेंट आ सकती है। दूसरा क्या है? इंटेंजिबल एसेट एट नॉमिनल अमाउंट प्लस एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। गवर्नमेंट ने ग्रांट में आपको कोई एसेट दिया लेकिन अभी उस पर कुछ खर्चा होना बाकी है, तो जो कुछ आपने नॉमिनल पे किया वो प्लस उस पे जो आपने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस इनकर किया वो, दोनों को ऐड करके आप एसेट को डेबिट कर देंगे। आए जी एग्जांपल सॉल्व करके दें मुझे। एग्जांपल सॉल्व कर दें, 1 मिनट लगाएं बेटा, 1 मिनट लगाएं एग्जांपल। पाक गवर्नमेंट ने आपको इंटेंजिबल एसेट गवर्नमेंट ग्रांट में प्रोवाइड किया। रजिस्टर पे सॉल्व करनी है, आपके पास पेज पे है अहमद पेज पे है। एग्जांपल स्टार्ट करें प्लीज। बेटा बातें नहीं प्लीज, 4 दिन हो गए हैं, जरा आगे पास पेपर भी लेके जाना है, रिवैल्यूएशन मॉडल वगैरह पे भी जाना है। जी भाई, कितने स्टाइल से करोगे? 2, एक नॉमिनल वैल्यू पे और दूसरा फेयर वैल्यू पे। करें जरा, एंट्रीज पास करें, एंट्रीज पास करें प्लीज। हाँ, लाजमी बात होगी। अच्छा, IAS 38 में आप डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज कर सकते हैं, ये ना समझना कोई बहुत बड़ा हम गुनाह कर रहे हैं, ठीक है। अलाउएबल है, ICAP ने अपनी बुक में कई जगह ये वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बुरी आदत पहले दिन से ही खत्म कर दें। इंटेंजिबल का क्वेश्चन हो तो अमोर्टाइजेशन का वर्ड यूज करें। जज़ाकल्लाह मेरे दोस्त।
भाई नॉमिनल वैल्यू पे जब रिकॉर्ड करेंगे क्या एंट्री पास करेंगे? इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, और जब फेयर वैल्यू पे करेंगे इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। शाबाश, पुरानी बात है, नई बात नहीं है भाई। इंसान बनो, अल्लाह हाफिज। हेडिंग बनाएं, इंटेंजिबल एसेट थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन। किधर है? पीछे बिजनेस कॉम्बिनेशन आगे है, ये है। इसको सेपरेट कर दीजिए, वहां से कर सकते हैं, ठीक है। क्या हेडिंग बनाई? इंटेंजिबल एसेट थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन। समझ लीजिएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है? एक्विजिशन एंड मर्जर। मर्जर को भी छोड़ देते हैं, नहीं बस ठीक। अभी तो कह रहे थे मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, अब तो आपको रिस्ट्रिक्शंस भी याद आ गई हैं। मैंने 2 बातें और की तो आपने कहा मैं चला अंसारी। जी भाई, बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है? एक्विजिशन, एक अक्वायरर और एक अक्वायरी। आप सुने, अक्वायरर कौन है? जो बाय कर रहा है, अक्वायरी जो बाय हो रहा है। अब जब अक्वायरर अक्वायरी को बाय करेगा तो टेंजिबल के साथ इंटेंजिबल्स भी आएंगे, टेंजिबल्स के साथ इंटेंजिबल्स भी आएंगे। अब यहां पे 2 बातें ध्यान में रखिएगा। हो सकता है, क्या हो सकता है, जब आपने अक्वायरी को अक्वायर किया तो उसकी बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट था। मेरे साथ रहना, इंटेंजिबल एसेट था। आपने चेक किया भाई इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन हो सकती है, उसने कहा हां डिटरमिन हो सकती है। अक्वायरर इस आने वाले इंटेंजिबल एसेट को अपनी बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेगा? फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ओके ओके, अगली बात सुने, अगर उस आने वाले इंटेंजिबल एसेट की फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती तो फिर अक्वायरर इस छुपे हुए इंटेंजिबल एसेट को खरीदी हुई गुडविल में छुपा हुआ महसूस करेगा। 2 डिफरेंट बातें की है मैंने, दोबारा सुन लें। अक्वायरर ने अक्वायर किया, अक्वायरी की बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट है, अक्वायरर भी उसे अपनी बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट शो करना शुरू कर देगा। किस वैल्यू पर? फेयर वैल्यू पर। अक्वायरर ने अक्वायर किया लेकिन उस इंटेंजिबल एसेट की फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब अक्वायरर अपने दिल को तसल्ली देगा। क्या तसल्ली देगा? वो जो मैं गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं उसके अंदर इसकी भी वैल्यू मौजूद है, क्योंकि मैं इसको सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। और गुडविल यहां नहीं चलेगी, यहां गुडविल का सिर्फ टच है। गुडविल माशाल्लाह पूरे जाहो जलाल के साथ आएगी। कहां? कंसोलिडेशन में। 18 दिन का हमारा टॉपिक है, 18 से 20 दिन लग जाते हैं, 1 महीना तकरीबन लगता है, क्योंकि उसमें से 30 नंबर का पेपर आना था, 20 नंबर का पेपर। अब अगली बात, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। अक्वायरर ने अक्वायरी को अक्वायर कर लिया। अक्वायरी ने पिछले 4 साल एक प्रोजेक्ट पे रिसर्च की। अनफॉर्चुनेटली वो उसको एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सका। एक्वायरर ने उसे एक्वायर किया। जब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गो थ्रू किया तो पता चला कि पास में रिसर्च एक्सपेंस हो चुका है।
एक्वायरर की नजर ऐसी तेज थी, उसने कहा यार ये जो तुमने रिसर्च की इससे कोई फायदा हुआ? उसने कहा हाँ, नो हाउ मिली है, टेक्निकल नॉलेज मिली है, लेकिन हम उसे कैपिटलाइज करने की पोजीशन में नहीं है। एक्वायरर ने कहा यार जो इसके पास नॉलेज है उसकी क्या है? वैल्यू है, उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू है। अगर वो समझता है कि मैंने इस एक्वायरी की, इस टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया और यह इंफॉर्मेशन मेरे प्रेमिसेस में आकर, मेरे अम्ब्रेला में आकर 6 कंडीशंस को मीट कर रही है, तो जो एक्वायरी ने एक्सपेंस आउट किया, एक्वायरर उसे कैपिटलाइज कर लेगा। क्या कर लेगा? कैपिटलाइज कर लेगा। लेकिन शर्त क्या है? उसकी फेयर वैल्यू मौजूद हो, उसकी फेयर वैल्यू मौजूद हो। अच्छा, जब कभी एग्जामिनर या सर अंसारी बोलेंगे कि वो कैपिटलाइज कर रहा है, तो ये इंप्लाइड है कि 6 कंडीशंस मीट हो रही है। ये बार बार नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मीट नहीं होंगी तो आई कैप का एग्जामिनर बोलेगा, मीट हो रही होगी तो वो साइलेंट रहेगा। क्लियर है? अब 1 बाय 1 में ये सारी बातें आपको करवाने लगा कैलकुलेशन से। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा और बोल लूं फिर आप पूछ लीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट कंप्राइज्ड और डायरेक्टली, भाई आपने गलत स्लाइड चलवा दी, इसलिए कह रहा था मैं आपको। एग्जाम्पल 19 देखें बेटा। कंपनी एक्स बाय 100% ऑफ कंपनी वाई। व्हाट डू मीन बाय 100%? होली एक्वायर्ड। इसे क्या कहते हैं? ये कहां सिखाऊंगा? कंसोलिडेशन में। कंपनी वाई ओन्स अ फेमस ब्रांड। हेलो, कंपनी वाई ओन्स अ फेमस ब्रांड that it launched several years ago। इसका मतलब चलते चलते उसने अपना 7 साल में क्या बना लिया? ब्रांड बना लिया। कंपनी वाई के लिए ये ऑर्गेनिक है, इंटरनली जनरेटेड है। इसका मतलब वो बेचारा 7 साल में इसे एसड नहीं बना सका। ठीक है, अब एक्स ने जब वाई को खरीदा तो दरमियान में ब्रांड भी आया। इसका मतलब एक्स के लिए ये परचेज एसेट है। क्या है? परचेज एसेट। द फेयर वैल्यू ऑफ द ब्रांड हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹6 एट एक्विजिशन डेट। क्या इसकी फेयर वैल्यू इसे पता चल गई कितनी है? अब ये क्या करेगा? डिस्कस द रिकॉग्निशन ऑफ इन द। अब हम 2 जुमले बोलेंगे। Why couldn't recognize this brand as asset? Due to in-house generation, internally generated through organic growth, जो मर्जी बोलो। लेकिन X के लिए तो ये परचेज एसेट है और फेयर वैल्यू डिटरमिन हो गई, तो वो क्या कहेगा? इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। ओके हो गया? यहीं से दूसरी एग्जांपल बनाने लगा। द फेयर वैल्यू ऑफ द ब्रांड कैन नॉट बी एस्टिमेटेड ड्यू टू सर्टन रीजंस एट एक्विजिशन डेट। छुपा दिया इसे मैंने, छुपा दिया। वाई तो पास्ट में नहीं इसे रिकॉग्नाइज कर सका, एक्स कर लेगा? क्यों नहीं करेगा? फेयर वैल्यू ही नहीं है। अब एक्स क्या अज्यूम करेगा? इस ब्रांड की वैल्यू गुडविल की अमाउंट में छुपी हुई है, शामिल है, और मैं उसको डिटैच नहीं कर सकता। मैं डिटैच नहीं कर सकता। पूछिए। वो आने लगा। मैं जो आपने दूसरे की नो हाउ खरीदी है, टेक्निकल नॉलेज खरीदी है, उसने एक्सपेंस किया था, आप एसेट बना रहे हैं। आ रहा हूं, 2 मिनट वेट। कौन सी? हाँ जी जी, गुडविल को रिकॉग्नाइज करेगा, गुडविल डेबिट करेगा, क्योंकि परचेज कर रहा है ना। परचेज गुडविल, परचेज गुडविल एसेट है, और खुद अगर इंटरनली आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ से ली तो फिर वो एसेट नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। आने लगा, आने लगा आपकी बात। जी जी जी। अगर वो फेयर
अलग है, अगर वो गुडविल डिटरमिन ओ सॉरी हाँ हाँ, इजी, रिलैक्स रहा कर, इस क्लास में टेंशन नहीं लेनी, जो मर्जी बोलो, शाबाश। इंटेंजिबल एसेट की फेयर वैल्यू डिटरमिन कर लेता, 20 से अलग होती, वो- अगर ना कर पाता तो समझता 20 में इंक्लूडेड। 20 में इंक्लूडेड है, और फिर वो कहीं स्क्रीन पे नजर ना आता, वो गुडविल में छुपा होता। इसका मतलब साइकोलॉजिकली उसे पता होता है कि इसमें मैंने ब्रांड की वैल्यू भी दी है, किसी और आइटम की भी वैल्यू दी है, लेकिन उसके अकाउंट्स में क्या नजर आएगी? गुडविल। ठीक है, पढ़ें ध्यान से। एग्जाम्पल 2, 2 मिनट है आपके पास। गुडविल अमोर्टाइज नहीं होती, इसलिए इस पॉइंट को रोका हुआ है जी। हाँ, ये चीजें अमोर्टाइज होंगी, इसलिए अमोर्टाइजेशन अभी मैंने रोकी हुई है। मैं सिर्फ क्या सिखा रहा हूं? अक्वायर करना। जब एक कॉस्ट मैं डिटरमिन करके बुक कर लूंगा, फिर मैं अगले फेज पे आऊंगा कि भाई अमोर्टाइज करना है, फिर इसको रीवैल्यू करना है, फिर इसको डिस्क्लोज करना है। क्योंकि बार बार मैं पास पेपर पे रुकना नहीं चाहता। नॉलेज लेकर पास पेपर करेंगे तो पास पेपर हमें रोक नहीं सकेगा इंशाल्लाह। हाफ हार्टेड नॉलेज लेंगे तो फिर मसला पड़ेगा पास पेपर्स में। कंपनी एक्स बाय 100% ऑफ कंपनी वाई, होली अक्वायर्ड। कंपनी वाई हैज स्पेंड 6 लाख ऑन अ रिसर्च एंड, कितने पैसे लगाए? अच्छा, याद रखिएगा, रिसर्च को रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, और डेवलपमेंट एक्सपेंस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस भी कहते हैं, तो दोनों को साथ भी लिख सकते हो, कोई इशू। मतलब इसका ये होगा कि अभी तक 6 कंडीशंस। शाबाश। दिस अमाउंट हैज ऑल बीन, हेलो, ऑल बीन एज द IAS 38 criteria for capitalizing cost incurred in the have not been, वो 6 कंडीशंस मीट नहीं हुई। उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, 6 कंडीशंस मीट नहीं हुई। नहीं मीट हुई तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, और ये खर्चा करके बैठ गए आराम से। इतने में आ गया एक्स, उसने कहा बेचोगे? उसने कहा ले ले यार पूरा बिजनेस। उसने पूरा बिजनेस खरीद लिया। आगे सुनिएगा। कंपनी वाई हैज नो हाउ, किसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की थी? वाई ने, और उसके पास क्या है? नो हाउ है। अब नो हाउ एक इंटेंजिबल आइटम है, नो हाउ एक इंटेंजिबल आइटम है। अगर आइडेंटिफिएबल हो जाए, नॉन मॉनिटरी हो जाए, और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो, तो ये इंटेंजिबल एसेट बन सकता है। लेकिन IAS 38 ने उसे बनने से रोक दिया। क्यों रोक दिया? 6 कंडीशन मीट नहीं हुई। कंपनी वाई हैज द नो हाउ एज द रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कंपनी एक्स, ये क्या है? ये क्या है? ऑफ द कंपनीज वाइज नो हाउ, वो जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है उसकी फेयर वैल्यू किसने एस्टिमेट कर ली? एक्स ने। मेरी बात समझना है, तो थोड़ी लेमैन एग्जांपल, लेकिन बात समझ में आ जाए तो वैल्यूएबल हो जाती है। अक्सर घर में वालदा घर की कुछ चीजों को फारिग करने का सोचती है, और मेड को क्या कहती हैं? इसे उठाकर फेंक दो, बाहर फेंक दो, कूड़े वाला आ रहा है उसे दे दो। मैं सीरियस हूं। मेड कहती है कि बाजी आप जो उसे दे रही हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं ले जाऊं। वालदा कहती है तू इस अलमारी का क्या करेगी, तो खराब हुई है। मैंने कहा जी आपके लिए खराब है, मेरे लिए तो ये सर्दियों का बहुत बड़ा आसरा हो जाएगा। वालदा कहती है मुझे क्या एतराज है, ले जा। अब वो घर लेकर जाती है, उसका मियाँ है तरखान, वो दीवार में उसे फिक्स कर देता है। अब उसके लिए क्या बन गया? एसेट बन गया। उसके लिए एसेट बन गया। अब आप क्या कर चुके थे? एक्सपेंस आउट कर चुके थे। वाई की जो एक्सपेंस आउट फिगर है, एक्स कहता है यार इस नो हाउ में तो बड़ा पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। और जैसी बात उसकी बुक्स में आई, उसके कोड में आई, यही चीज क्या बन गई? एसेट बन गई। क्या कहता है? कंपनी एक्स एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ कंपनीज which has arisen as a result of to be। आज एक और बात सुन लो, थोड़े से बड़े हो जाओ। What do you mean by fair value? आज से ये कहना छोड़ेंगे। फेयर वैल्यू का मतलब मैं इसे बेचकर
5 लाख कमा सकता हूं, खुद ही तो कह रहे हो मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू क्या होती है? इतना इसे बेच दूं तो इतने पैसे आएंगे। इसका मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स 5 लाख। और कंट्रोल किसके पास आ गया? एक्स के पास आ गया। ये एक्स के लिए क्या बन गया? एसेट बन गया। अब ये आइडेंटिफिएबल है, स्पेसिफिक नॉलेज है। फिर दूसरी बात नॉन मॉनिटरी है। तीसरी बात फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब ये एक्स के लिए क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। क्यों? क्योंकि खरीद के ला रहा है। क्या ला रहा है? खरीद के ला रहा है। अब ये नो हाउ के नाम से इंटेंजिबल एसेट है, बाद में जो भी नाम दे दे उसे। हो सकता है इस नो हाउ से वो फॉर्मूला बनाए, इस नो हाउ से वो डिजाइन बनाए, इस नो हाउ से वो सॉफ्टवेयर बनाए। अब ये सारी चीजें कहां लेके जाएंगी उसे? इंटेंजिबल एसेट। वरना बच्चा कहता है सर क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा कि इंटेंजिबल है क्या। इस वक्त उस इंटेंजिबल का नाम क्या है? नो हाउ। चींचों, चाइनीज के ऐसे ही नाम होते हैं ना, टूंग टूंग। तो ये क्या है? नो। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब क्या है डिस्कशन? वाई की बुक्स में एक्सपेंस। अच्छा, अगली बात सुनो। वाई इसे एक्सपेंस लिख चुका। जब उसने देखा ओए यार एक्स की नजर तो बड़ी क्रिटिकल है, इसने जांच लिया, इसके अंदर पोटेंशियल है, तो वो एक्स को कहता है जाओ जाओ, मैंने नहीं बेचना, मैं इसे एसेट बनाऊंगा। IAS 38 कहता है बेटा अब नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट में तो उसे अब तू रीइंस्टेट नहीं कर सकता। और एक्स के पास ऑप्शन है क्योंकि वो खरीद रहा है, और खरीदी हुई चीज में पोटेंशियल हो इंटेंजिबिलिटी का, पोटेंशियल हो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का, पोटेंशियल हो नॉन मॉनिटरी का, तो वो उसे इंटेंजिबल एसेट बना देगा। कुछ थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड दिल में ब्रेन में कैच होना शुरू हुआ। टाइम लगेगा, इंशाल्लाह हाथ में आके आप जाएंगे अल्लाह ने चाह तो। जी मेरे दोस्तों अभी रुके, एक और एग्जाम। टाइम तो नहीं हुआ ना? ओ बड़ा टाइम है। ओए होए यार, एक यार देखो बात 10-5 ही हुई थी, अब 2 नंबरी ना करो। हाँ? वो जो पूरी हो गई। अच्छा, एक 5 मिनट का कॉन्सेप्ट लो फिर जाओ। खामोश। हाँ जी, ऐसे ही कह रहे नहीं है। खामोश, 2 नंबरी करते हो। अब सुने भाई, एक्सक्यूज मी। बच्चा ये समझता है, क्या हुआ बेटा, मैंने छुट्टी तो नहीं दी मेरे बच्चे, अभी नहीं दी। वो तो पागल आदमी है, आप जिसको देख के पागलपन कर रहे हैं तो पागल है। आप सुनो भाई, ये मत समझना कि अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन हो, या मैं डीमोटिवेट होता हूं यार, अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा तो आप इन प्रोसेस R&D खरीद सकते हैं। मसलन मैं इसे एक्वायर नहीं कर रहा, है ही जहाज, मैं इसे एक्वायर नहीं कर रहा, ठीक है। ये एक कंपनी, मैं दूसरी कंपनी, और दोनों की इंडस्ट्री सेम है। इससे वैसे ही गपशप हो रही थी। कहता है यार अंसारी 5 लाख डूब गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते R&D पे लगाया था लेकिन कामयाब नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है बात। कहता है यार ये चीजें थी। अब मैंने कहा ये तो है यार, मेरा जहन चल गया, अल्लाह माफ करे। मैंने कहा यार अगर मैंने इसे सारी बातें बताई ना तो इसने पायलट बन जाना। मैंने इसे कहा यार ये जो नो हाउ का तूने स्केच दिया बेचनी है, अब इसे क्या चाहिए? 2 आंखें। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। ये क्या कर चुका? इसे एक्सपेंस आउट कर चुका। मैं इसे एक्वायर नहीं कर रहा, कंपेटिटर हूं इसका। मैंने कहा यार वो जो तूने 5 लाख लगाया है वो एक्सपेंस आउट किया, बता कितने पैसे लेने हैं, इंफॉर्मेशन जो भी ली है वो मुझे दे दो। इसने कहा यार तो 3 लाख दे दे। मैंने कहा ये ले 3 लाख। मैंने इससे 3 लाख लिया, ले लिया। इसे कहते हैं इन प्रोसेस R&D। क्या कहते हैं? इसने ये पैसा कहां लगाया? R&D में, और इसके लिए ये एक्सपेंस है। जब मैंने इसको खरीदा तो मेरे लिए ये एसेट है, मैं डेबिट कर दूंगा इंटेंजिबल WIP को, और कैश को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। अच्छा, इसके लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए क्या बन गया? एसेट बन गया। अब यहां से आगे सुनिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 3 लाख में 2 लाख रिसर्च के लगे हुए थे,
1 लाख डेवलपमेंट का लगा हुआ था, तो मैं अपनी बुक्स में डेबिट कितने पे करूंगा? 3 लाख पे करूंगा। शाबाश, आपने नहीं सोचना कि इसमें रिसर्च है, आपके लिए सारे का सारा एसेट है। यहां तक ओके हो गया। अब मैं उस इंफॉर्मेशन को उठाकर जेब में डाल के पेपर पे ले आया, मैंने इस पे काम करना शुरू किया। अब अगर मैंने इस पर रिसर्च एक्टिविटी की तो मैं एक्सपेंस लिखूंगा, और अगर डेवलपमेंट की और क्राइटेरिया मीट हो गया फिर मैं एसेट लिखूंगा। इसका मतलब इससे खरीदते हुए डिफरेंशिएशन नहीं होगी। वंस द एसेट इज इन माई हैंड्स, इन माई कंट्रोल, फिर वैसे ही IS 38 लगेगा जैसे मैंने सिखाया हुआ है। जो स्टार्टिंग फेस होगा वो एक्सपेंस आउट, जब 6 कंडीशन मेट हो जाएंगी तो उस डेट से आके WIP, और जब वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ जाएगा तो कैपिटलाइजेशन को स्टॉप कर दूंगा। लेकिन सर जब हमने इसे लिया था तब हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्यों किया था? इसलिए कि अभी ये रेडी टू यूज नहीं है, अभी इनकम्प्लीट है, तो WIP डेबिट का। कहा कि ले लिया आपने रिसर्च की तो एक्सपेंस फिर कंडीशन हाँ, IS 38 कह रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस सॉरी, आपने कहा ले लिया, हाँ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ गया उसके बाद आपने कहा कि अगर उस पर रिसर्च एक्टिविटी की तो एक्सपेंस। फिर आपने कहा कि अगर वो एक फेज क्रॉस कर गया तो कैपिटल वर्क इन हाँ, फिर डेबिट। IS 38 यही कह रहा है। वो कहता है जब ले रहे हो तो WIP, लेने के बाद तुमने शुरू किया, जितना रिसर्च फेस है एक्सपेंस। अब ये कहना कि WIP तेरे हाथ में आया, बाद में एक्सपेंस लिख रहा है, तो IS 38 कह रहा है। कौन कह रहा है? इसलिए तो पॉइंट रोक के मैंने बताया, तुम्हारे हाथ में आके रिसर्च एक्सपेंस है, तुमने दूसरे के हाथ से खरीदी तो वही रिसर्च तुम्हारा एसेट है, और आगे फिर वही रूल अप्लाई होगा। आज के लिए इतना ही जी। 1 मिनट, आपने 3 लाख का खरीदी रिसर्च, वो 3 लाख वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया। जी। आपने रिसर्च की, डेवलपमेंट की, रिकॉग्नाइज होने के बाद आपका 2 लाख का रुपया और आ गया। जब एंड पे एसेट बना तो 5 लाख 5 का बना। ठीक है, क्लियर? जय बच्चों, अल्लाह हाफिज।